अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आपको खुश आमदेद कहते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे और खुशी के साथ जनाब ज़रा आगाज़ किया कीजिएगा। ये जो बुझे बुझे सुबह होती है ना, ये पूरा दिन आपका जो दिल है ना वो बोझल रहता है। तो अगर दिन का आगाज़ अच्छा होगा तो ट्रस्ट मी कि आपका जो पूरा दिन है वो बड़ा एनर्जी के साथ गुजरेगा। अच्छा, मैं अक्सर ये बात देख रही होती, नोट कर रही होती हूँ, हम जब किसी जगह पर भी जाते हैं, लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है तो एक मुसलसल ऐसा लगता है कि आजमाइश चल रही होती है कि इंसान जो है वो एक दूसरे इंसान को मुसलसल आजमाइश में डाले हुए है, हर वक्त उसका इम्तिहान ले रहा है। चाहे वो रिश्तों की बात हो जाए, मियाँ बीवी का रिश्ता हो जाए, या आपके कोई और करीबी रिश्ते हो जाए, दोस्त हो जाए, आपके कॉलीग्स हो जाए, तो ये जो इंसान है ना, ये दूसरे इंसान पर बड़ा बर्डन डालता है। और आप यकीन करें कि मेरे रब की सबसे प्यारी सिफ़त ये है कि वो अपने बंदे को इतना आजमाइश में नहीं डालता जितना इंसान दूसरे इंसान को इम्तिहान में डाल देता है। तो अल्लाह ताला का हर कदम हर पल जो है जनाब वो शुक्र भी अदा करना चाहिए। बहरहाल ये तो थी एक छोटी सी बात, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जो सेगमेंट्स आज होंगे ज़रा उनकी थोड़ी सी हाईलाइट आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर फर्स्ट सेगमेंट आपके साथ जनाब इंट्रोड्यूस करेंगे और एनालिसिस भी सामने रखेंगे। जनाब आज की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, इस खित्ते के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है वो जनाब ये है कि जो अमरीकी नायब वज़ीर खारजा वेंडी हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं, कल पहुंची हैं और क्या क्या मुतालबात हो सकते हैं अमरीका के और क्या क्या जो अहम मुलाकातें उनकी यहाँ पर होंगी, उस हवाले से ज़रा हम आपके साथ एनालिसिस जो है वो शेयर करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ जो एक थोड़ी सी बुरी खबर लग रही है और मुझे वाकई दिल से बड़ा अफसोस भी हो रहा है और वो ये कि पोल्यूशन के मामले में, यानी कि आलूदा तरीन शहरों की जो फहरिस्त जारी की गई है दुनिया के हवाले से, उसमें जो लाहौर है वो भी अब जनाब शामिल हो चुका है। नंबर क्या लाहौर का है आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में, वो भी मैं आपके साथ आगे चलकर प्रोग्राम में शेयर करूंगी। अच्छा जी, अच्छी खबर ये है इसके साथ कि सिंध में जो डॉल्फिन है उसको बचा लिया गया है। कैसे बचाया गया है इस हवाले से बात होगी और साथ ही साथ प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि आज पाकिस्तान में कुदरती आफात से निपटने का जनाब दिन बनाया जा रहा है। इस हवाले से आगाही भी फराहम की जा रही है। आपको पता है कि कल जो है बलूचिस्तान में ज़लज़ला भी आया था और आज भी 8 अक्टूबर है जो हमें 2005 के ज़लज़ले की भी याद करवाता है। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और पहले सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करेंगे और जनाब पहला सेगमेंट ये है कि जो खित्ते के हवाले से अहम खबर आ रही है वो जनाब ये है कि जो अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा हैं वेंडी, वो पाकिस्तान के दौरे पर पहुँच चुकी हैं और सिफारती ज़राए इसे एक अहम और जो बाइडन इंतजामिया के आने के बाद किसी भी आला अमरीकी ओहदेदार के हवाले से ये जो दौरा हो रहा है इसको बहुत ही जनाब अहमियत दी जा रही है। अच्छा, ये भी बताएं कि इससे कबल जो CIA के सरबराह है वो भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। बहरहाल ये दौरा खासी अहमियत का हामिल रखता है। एनालिसिस करेंगे इसके ऊपर, हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट तज्जियाकार जनाब अयाज वजीर साहब मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन न्यू पाकिस्तान। मुझे ये बताएगा कि अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा खुद तशरीफ़ लाई हैं पाकिस्तान, मामला ख़ासा अहम होगा वरना सेक्रेटरी ख़ारिजा लेवल पर भी आपको पता है कि काम चल सकता है। तो इस दौरे की खासकर अहमियत को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसकी अहमियत तो जाहिर बात है इसलिए भी है कि हमारे और अमेरिका के ताल्लुकात पिछले कई सालों से थोड़े से बेहतर नहीं है। खासकर जब तालिबान अफगानिस्तान में बरसर इक़्तिदार आए तो तब से तो पाकिस्तान के ऊपर जरा प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये पहला मैं समझता हूँ पहला विजिट है अमेरिका की तरफ से इस सीनियर लेवल पे इस साउथ एशियन खित्ते के विजिट पे। हिंदुस्तान आई थी, वहां पे रही, मुलाकातें की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए और अफगानिस्तान को यकीन भी दिलाया कि आप हमारे बहुत ही करीब है और अफगानिस्तान के सिलसिले में हिंदुस्तान से कहा कि आप हमारी मदद करेंगे। तो उसके बाद अब इधर आ रही है, हमारे बड़ों से भी मुलाकातें होंगी, एक्सचेंजेस व्यूज होंगे। तो जाहिर बात है ज्यादा फोकस तो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान के ऊपर होगा। बायलैटरल इश्यूज भी डिस्कस होंगे लेकिन महवर अफगानिस्तान होगा। अफगानिस्तान में अगर हम एक दूसरे के मफादात के करीब करीब आ जाए तो शायद बेहतरी आ सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान के अंदर अब हमारे और अमेरिका के मफादात में
खासा फर्क है। अमेरिका तो तालिबान अयाज साहब, आप समझते हैं कि जो बात है वो महज अमरीकी मुफादात के हवाले से ही होगी, क्योंकि जो बाइडन इंतज़ामिया जो है वो भी ट्रंप की तरह भारत की तरफ थोड़ा सा झुकाव रखती है, और जो बाइडन इंतज़ामिया ने फ़ोन पर बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। दौरा जो है वो खासा अहमियत का हामिल है, जिसका इजहार हुकूमत की तरफ से भी पहले किया जाता रहा। तो आपको ये लग रहा है कि सिर्फ अमरीकी मुफादात के हवाले से बात होगी और पाकिस्तान को अफगानिस्तान के तनाजुर में क्या इग्नोर किया जाएगा? देखिए, जाहिर बात है हर मुल्क अपने मफादात को परसू करता है। वेंडी शर्मन यहाँ आई है तो हमारे गम में तो दुबली पतली नहीं हो रही है। वो अपने मुल्क के मफादात का दिफा भी करेगी, उसको परसू भी करेगी, उसके लिए रास्ता भी बनाएगी, कोशिश करेगी। तो जाहिर बात है फोकस तो यही है कि अमेरिकन मफादात इस खत्े में और खासकर अफगानिस्तान में कैसे आगे लिए जा सकते हैं और उसमें पाकिस्तान क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। जाहिर बात है पाकिस्तान अफगानिस्तान के सिलसिले में बहुत ही अहमियत का हामिल मुल्क है और अमेरिका का हमेशा से पाकिस्तान से ये गिला रहा है, कहते भी रहे हैं। ये डू मोर वाला मंत्र जो कब से शुरू था, ओबामा के जमाने से हर एक जो मगरब से आता था, खासकर अमेरिका से, वो हमें यही सबक पढ़ाता था कि आप मजीद इक़दाम उठाएं। तो अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर होगा या डालेंगे कि आप क्योंकि तालिबान के बहुत ही करीब हैं, तो आप तालिबान को समझाएं या उनके ऊपर अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर लें कि उन्होंने जो वादे किए थे कि इंसानी हकूक की पामाली नहीं करेंगे, खवातीन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो उस सिलसिले में वो अमली इक़दाम उठा लें कि खवातीन को भी काबीना में शामिल कर ले, उनकी नौकरियां और उनकी तालीम के बारे में भी मुश्किलात जो उनको दरपेश है उनको हल कर ले। अच्छा। और दूसरे जो एथनिसिटीज हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन भी अपनी काबीना में कर ले। अगरचे तालिबान की अभी जो हुकूमत है उसमें एथनिसिटीज सारे शामिल है। अच्छा अयाज साहब, जो पाकिस्तान का वर्डिक्ट रहा है आलमी सतह पर भी, या हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का भी, मिनिस्टर्स की भी अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान के हवाले से वो खासा पॉजिटिव रहा है। आपको लगता है कि ये वर्डिक्ट जो है वो आने वाले मुस्तकबिल में अब तब्दील हो सकता है, खासकर इस दौरे के बाद? प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका और मगरब की दुनिया जो है वो पाकिस्तान के नैरेटिव को ज्यादा सुनते नहीं। वो अपना नैरेटिव हमारे ऊपर अप्लाई कराना चाहते हैं। अब वो दरमियान में ये भूल जाते हैं अमेरिका के अफगानिस्तान ठीक है, हमारे और अमेरिका के ताल्लुकात के दरमियान अफगानिस्तान भी एक वजह है जी, लेकिन उससे बड़ी वजह तो हमारे और हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात है और उसमें जो अमेरिका का रोल है उसकी तरफ वो परवाह नहीं करते। अमेरिका हिंदुस्तान के बहुत ही करीब होता जा रहा है। कश्मीर के मसले पे जिक्र तक नहीं हो रहा है। मरतबा ट्रंप ने कहा था कि मिसाल इसी करवा दूंगा, लेकिन वो तो छोड़ो, कुछ उनको कंडेम भी नहीं करते कि कश्मीर में हिंदुस्तान कितने ज्यादतियां और जुल्म कर रहा है। तो उनका हिंदुस्तान के साथ मजीद कुर्बत हमारी भी इंटरेस्ट के खिलाफ है, चीन के भी इंटरेस्ट के खिलाफ है। सर ऐसा नहीं होना, ऐसा होना मुमकिन हो सकता है कि जहां पर अगर अमेरिका, चूंकि हमेशा से डू मोर का मुतालबा जो है वो हमेशा से अमेरिका की जानिब से ही आता है और पाकिस्तान काफ़ी हद तक वो शराइत या कंडीशंस या जो मामला थे वो मुतालबात पूरे भी करता है, तो अगर जो है वो मामला, जो बातचीत है वो कश्मीर के हवाले से भी हो, तो आपको लगता है कि ये एक अच्छी टेबल टॉक हो सकती है, एक अच्छा दौरा साबित हो सकता है अगर पाकिस्तान भी अपने मुतालबात सामने रखे और अपनी भी कोई शराइत या मुतालबात पूरे करवाए अमेरिका से, खासकर कश्मीर के हवाले से? तो आप इस हवाले से क्या जो है तज्जिया रखते हैं सर? देखिए, हर एक विजिट जो सीनियर लेवल पे होती है उसके जाहिर बात है फवायद तो होते हैं। पाकिस्तान का ये एजेंडा होगा इस बार इस दौरे के हवाले से? पाकिस्तान को चाहिए कि अब तो बातें खुल के आ गई है कि हमारे उनके इख्तिलाफात में बहुत बड़ा, ताल्लुकात में बहुत बड़ा दरार है, तो उसको हम पिछले 20 सालों में अबूर न करा सके, ये बढ़ता जा रहा है। तो पाकिस्तान खुल के अपने मुफादात बयान कर ले कि भाई रेड लाइन बता दे कि इससे आगे हम न जा सकते हैं न जाएंगे, और कश्मीर पे हम सीरियसली अपसेट होते हैं, नाराज हैं, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात आप बढ़ाएं लेकिन हमारी कीमत पे नहीं।
तो जी जो बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान को भी जो अपने मुफादात के हवाले से बात करनी चाहिए और अपने मुतालबात भी सामने रखने चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि क्या अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा फ़िज़ाई रास्तों का भी मुतालबा कर सकती हैं, और इनके दौरे से पहले पाकिस्तान के खिलाफ कांग्रेस में जो बिल भी सामने आया है, क्या पाकिस्तानी हुकाम बिल के हवाले से भी बात करेंगे, आपको लगता है? जाहिर बात है विजिट में तो किसी एक पॉइंट पे फोकस तो नहीं होता, सारे जी। वो पॉइंट जिनसे ताल्लुकात पे असर पड़ता है उनका जिक्र किया जाता है। जरूर करेंगे क्योंकि वो बिल भी बड़ा खतरनाक है अगर पास हो जाता है, लेकिन मुझे शक है कि वो बिल शायद पास ना होगा। वैसे जी। एक प्रेशर का तरीका है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन जरूर तनाजा इससे बढ़ता रहता है, तो मेरा ख्याल है उसका भी चलते चलते जिक्र जरूर हो जाए। अयाज साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला नियो पाकिस्तान के लिए और आप अपना तज्जिया सामने रख रहे थे। जो दौरा किया जा रहा है अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा की जानिब से खासा अहमियत का हामिल रखने, और देखना यह है कि अब क्या मुतालबात पाकिस्तान के सामने रखे जाते हैं इस दौरे के बाद, और पाकिस्तान के मौक़िफ़ में क्या तब्दीली आती है। होना तो है कि पाकिस्तान भी अपने मुफादात या अपने मुतालबात जो है वो अमरीका के सामने कुछ शराइत रखे। बहरहाल एक वक्फे की जानिब बढ़ेंगे प्रोग्राम में, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान में आज जो कुदरती आफात से बचाव से आगाही का भी जो दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे और इसकी अहमियत पर भी बात करेंगे। छोटा सा वक्फा लेते हैं, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और ख़बरें आ रही हैं जनाब डॉल्फिन के हवाले से, जो कि एक ममालिया जानवर है, और इतलात ये सामने आ रही थी कि जो डॉल्फिन है वो दरिया से अपना रुख तब्दील करके नहरों में चली गई और अपना रास्ता भटक गई, जिसके बाद जनाब ये जो इतला है ये महकमा वाइल्ड लाइफ को मिली गई, और महकमा वाइल्ड लाइफ ने बर वक्त इस खबर पर एक्शन लेते हुए, इस बात को संजीदा लेते हुए कि इनकी नस्ल भी नायाब है खासकर इन पाकिस्तान, तो इस हवाले से इन्होंने फ़ौरन संजीदगी से जनाब इक़दामात उठाए, और अगर कहा जाए कि इनके लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो ये भी कहना जनाब गलत नहीं होगा। ताहम ये एक आबी हयात है और नायाब आबी हयात है, पाकिस्तान में ममालिया डॉल्फिन है जनाब ये, और इनकी मदद की जाए, बाकायदा ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। और अभी तक जो इतलात है कि 13 जो ममालिया डॉल्फिन हैं वो गुमशुदगी की उनकी इतलात थी, 3 इनमें से जो है वो अब मिल चुकी हैं, जबकि 10 ताहाल लापता हैं। उस हवाले से जो महकमा वाइल्ड लाइफ है वो खासा संजीदा दिखाई दे रहा है, और इनकी जान को किसी किस्म का ख़तरा ना हो, और जो माहीगीर हैं उनको भी अवेयरनेस के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इसलिए हमने भी खासकर आज का ये सेगमेंट रखा ताकि इस पर मज़ीद जनाब बात हो सके। तो जो गेस्ट हैं उनसे ही आपका तारुफ करवाती हूँ और उनसे बात करते हैं। अदनान हामिद हमारे साथ मौजूद हैं इन कॉन्वर्सेशन, जो कि डिप्टी कंजर्वेटिव महकमा वाइल्ड लाइफ सखर डिवीज़न हैं। सर वेलकम टू द शो। बताइएगा कि इंडस डॉल्फिन की गुमशुदगी की इतला महकमा वाइल्ड लाइफ को आखिर कैसे मिली? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इस बहुत इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर टाइम दिया है। इस तरह से होता है जी कि हमारी कंटिन्यूस विजिलेंस होती है, हमारे लोग डिप्यूट हैं कैनाल्स के ऊपर जो इनकी मॉनिटरिंग करते हैं रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे, डे टू डे बेसिस के ऊपर। डॉल्फिन एक बहुत प्यारा जानवर है, एक बहुत मासूम एक एनिमल है, और ये एंडेमिक है इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में कुछ पंजाब का इलाका और बाकी सिंध के लिए। ये डॉल्फिन इस तरह से होते हैं कि जब कैनाल के गेट जब लेवल में होते हैं, कैनाल और दरिया का पानी एक लेवल में होता है, तो ये डॉल्फिन मछली का शिकार करती हैं, मछली खाती हैं, तो ये उसके पीछे कैनाल्स में स्केप हो जाती हैं। हमारा जो स्टाफ कैनाल गेट के ऊपर होता है वो इनको मॉनिटर कर रहा होता है, पानी के लेवल को देखते हुए इनके रेस्क्यू का के ऑपरेशन का जो है वो हम फैसला करते हैं। कुछ 13 डॉल्फिन हमारी जो है वो स्केप थी दरिया में से सिंध भर की मुख्तलिफ कैनाल्स में, जिनमें से 3 को अल्हम्दुलिल्लाह हमने रेस्क्यू कर लिया। और ये रेस्क्यू मैं आपको बताऊं कि इससे ये जो साइक्लोन गुलाब था इसने हमें बड़ा हेल्प किया है जी, बड़ा बहुत हमारे लिए मददगार साबित हुआ, क्योंकि इस साइक्लोन की वजह से इरिगेशन डिपार्टमेंट ने अपनी कुछ कैनाल्स को बंद कर दिया था। अच्छा। जहां बारिश का ज्यादा जोर था वहां ये कैनाल्स बंद कर दी गई थी,
تو ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور ہم نے ان ڈالفنس کو الحمدللہ سکسیسفلی ریسکیو کیا ہے اور واپس دریا میں چھوڑ. اچھا اب مجھے بتائے گا عدنان صاحب، 3 جو ہیں ڈالفن ان کو ریسکیو کیا جا چکا ہے، 10 کو تاحال ریسکیو کرنا ابھی باقی ہے، تو کوئی ڈیڈ لائن نہ طے کی گئی ہے محکمے کی جانب سے کہ کب تک ان کو ریسکیو کر لیا جائے گا، کیونکہ 10 جو ہیں وہ تاحال ابھی تک گمشدہ ہیں؟ نہیں، گمشدہ انہیں نہیں کہہ سکتے. اچھا، گمشدہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. نہیں، گمشدہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ہماری سرویلنس میں ہمارا اسٹاف وہاں موجود ہے. وہ ہماری نظروں کے اندر ہے. ان کی ڈے ٹو ڈے مانیٹرنگ کرنا اور ان کی پروٹیکشن کرنا یہ ہماری اولین ذمہ داریوں میں سے ایک ہے. اوکے. تو جیسے ہی کہیں پانی کا کینال کسی بھی ریزن سے بند ہوتا ہے تو ہم یہ ریسکیو آپریشن کرتے ہوتے ہیں. اچھا، ویسے آپ کی اور ناظرین کی اطلاع کے لیے اور معلومات کے لیے میں بتاتا ہوں کہ ایک سیزن آتا ہے ہمارے پاس جس میں 6 جنوری سے یعنی 5 جنوری کی رات کو 12 بجے تمام کینالز کو بند کر دیا جاتا ہے. یہ پھل صفائی کا ٹائم ہوتا ہے جس میں کینالز کی صفائی کی جاتی ہے. اس وجہ سے کینالز کو بند کیا جاتا ہے. تو اس ٹائم میں ہم یہ 6 جنوری سے لے کے اور 26 جنوری تک کا ڈیوریشن ہوتا ہے. اس کے اندر جہاں جہاں پانی کا لیول جو ہے وہ ریکوائرڈ لیول پہ آ جاتا ہے کینالز کا، وہاں پھر ہم یہ ریسکیو کرتے ہیں اور ان کو ہم پھر وہاں سے مین ریور اسٹریم میں شفٹ کرتے ہیں. اچھا، جیسے کہ حامد صاحب آپ نے بتایا کہ ان کو اب گمشدہ نہیں کہا جا سکتا اور آپ کی جو پوری ٹیم ہے وہ اس کی مانیٹرنگ بھی کر رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایگزیکٹ لوکیشن بھی ابھی کس وقت ہے اور باقاعدہ پوری ٹیم اس پر کام کر رہی ہوتی ہے سنجیدگی سے. تو پھر جو لاسٹ ٹائم کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا جب جو مقامی ماہی گیر تھے یا جو مچھیرے تھے ان کی جانب سے ڈالفن کو جو مار ڈالا گیا تھا، تو پھر یہ والا انسیڈنٹ واقعہ کیوں سر پیش آیا تھا؟ یہ انسیڈنٹ اس وجہ سے پیش آیا کہ یہ ڈالفن اسکیپ ہوئی اپر گڈو بیراج سے. اچھا. یہ پنجاب سے اسکیپ ہو کے آئی اور اس کی ہمیں اس وقت نالج نہیں تھی کیونکہ یہ اپر پنجاب ریجن سے جو گھوٹ کی فیڈر ہے وہ گڈو بیراج سے اپ اسٹریم سے نکلتا ہے. یہ وہاں سے اسکیپ ہو کے آئی اور اس کی نالج کیونکہ وہ اس کینال کی مانیٹرنگ نہیں تھی کیونکہ وہاں گیٹ ہمارے سندھ کی حد میں نہیں ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز سندھ میں انٹر ہو گئی ہے. جو سکر بیراج پہ ہمارا اریگیشن سسٹم ہے یا 7 کینالیں اس کے اوپر بالکل پرماننٹلی جو اسٹاف ہے وہ ڈپلائڈ ہوتا ہے. یہ جو گڈو بیراج ہے اس کی جو کینال نکلتی ہیں یہ اپ اسٹریم گڈو سے نکلتی ہیں اور یہ پنجاب کی ٹیریٹری سے نکلتی ہوتی ہیں. لیکن اس میں بھی جب وہ ڈالفنز آ گئی ہیں سندھ کی ٹیریٹری کے اندر وہ بی ایس فیڈر میں موجود ہیں. اس کے اوپر ہماری مانیٹرنگ لگی ہوئی ہے. وہ مانیٹرنگ ہم نے کی ہوئی ہے اور جیسے وہاں پہ بھی ہمیں موقع ملے گا تو ان کو ہم ریسکیو کر کے واپس ریلیز کریں گے. ٹھیک. عدنان صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے جوائن کیا، وقت نکالا اور اس حوالے سے آپ ہمیں اپڈیٹ بھی کر رہے تھے. جناب اس کے ساتھ ہی پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، بریک سے واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جناب ان نیو پاکستان پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اکتوبر نومبر کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ لاہور میں بڑا ہی ایک خوشگوار اور خوبصورت موسم کے لحاظ سے مہینہ تصور کیا جاتا ہے. انفیکٹ لوگ جو ہیں وہ دوسرے شہروں سے آتے بھی ہیں یہاں پر موسم کو انجوائے کرنے کے لیے، خوابوں کو انجوائے کرنے کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی گزشتہ 3-4 سال سے جو لاہور کی آب و ہوا، جو فضا ہے اب وہ ویسے نہیں رہی اور ایوری ایئر اس مہینے میں آپ کو پتا ہے کہ اسموک جو ہے وہ لاہور کو گھیر لیتی ہے. اچھا، اب اس کے پیچھے کون سی جو ہے وہ ریزنز ہیں اور کیوں اسموک لاہور میں اتنے ڈیرے ڈال رہی ہے اور جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس میں لاہور جیسے پیارے اور خوبصورت شہر کی جو خوبصورتی ہے اس کو بگاڑ اس میں پیدا کر رہی ہے. اس پر ہم بات کریں گے اور میں آپ کے ساتھ ایک رپورٹ بھی شیئر کروں اور اس رپورٹ میں لاہور اور خاص کر کراچی کا بھی ذکر آیا ہے. آلودہ ترین شہروں کی جو ایک فہرست سامنے آئی ہے، ایک ریسرچ کی گئی ہے اور اس ریسرچ کے بعد وہ رپورٹ شائع کی گئی اور اس رپورٹ میں لاہور، بڑے دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑا ہے، لاہور اور کراچی کا جناب نام آیا ہے. اچھا جی، اب ذرا ہم جہاں پر ہم اسموک کی لاہور کے حوالے سے بات کریں گے
उस रीजंस की बात करेंगे, उसके साथ साथ हम दुनिया भर में जो एक क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो तब्दीली आ रही है, उसके कॉजेज, उसके रीजंस के ऊपर भी बात करेंगे। और ऑफ कोर्स बात करने के लिए हमारे साथ जो इन कॉन्वर्सेशन है, आप उनको डेली देखते हैं जनाब न्यू न्यूज़ की स्क्रीन पर भी, हिज सीनियर एंकर पर्सन एंड एनालिस्ट फरीद रईस साहब। फरीद, थैंक यू सो मच, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। आपको वेलकम कहती हूँ। और मुझे सबसे पहले बताएगा, ये जो लाहौर की जो एक आबो हवा तब्दील हो रही है और जो क्लाइमेट चेंज है, आर दीज कनेक्टेड? अच्छा, आपने ये ब्रेक पर भी आप मुझसे बात करी थी, मैंने इसको चेक किया और ये बिल्कुल द वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज के अंदर लाहौर इज नंबर 1। ये ठीक है जी, कि लाहौर जी द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज के अंदर जो है नंबर 1 लाहौर एंड नंबर 3 के ऊपर जो है वो न्यू दिल्ली, इंडिया। ये नंबर 3 के अंदर आ रहा है अगर न्यू दिल्ली की हम बात करें तो। अब आपने बात की स्मॉग के हवाले से, देखें ये जो स्मॉग है, ये जो आपने माहौलियाती आलूदगी की बात की है, माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ मौसमियाती तब्दीली भी है। और ये मैं आपको बताऊं कि दुनिया का सबसे बड़ा थ्रेट इस वक्त जो है वो क्लाइमेट चेंज है। आलूदगी तो है और उसके मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। अब अगर आप स्मॉग की अगर हम बात करते हैं, स्मॉग एक बहुत छोटा सा फैक्टर है, इसके अंदर बहुत छोटा सा एलिमेंट है और उसको एड्रेस करने की बहुत जरूरत है। अब ये होता क्या है, इसके अंदर आपकी गाड़ियां हैं, आपका फॉसिल फ्यूल है, आपकी जो है वो, हम इससे पहले हमने देखा था कि हम कहते थे कि भट्टे जो हैं, यहाँ पे भट्टे बहुत ज्यादा चलते हैं और भट्टों की वजह से जो है वो स्मॉग में वो इजाफा होता है या वो ऐड ऑन करता है। यानी भट्टे बजाते खुद जो है वो एक पूरा कंपोनेंट नहीं है, बल्कि भट्टे पार्ट ऑफ दैट स्मॉग है। लेकिन उसके लिए एक अच्छी बात हुई कि इन भट्टों को एक टेक्नोलॉजी है, जिगजैग टेक्नोलॉजी, ठीक, उनके ऊपर इंप्लीमेंट करते हुए जो है वो ज्यादातर भट्टों को, अगर मैं आपको बताऊं कि पूरे पाकिस्तान में कमोबेश एक एस्टीमेट के मुताबिक 12 से 14,000 भट्टे हैं, जिनमें से जो ऑपरेशनल हैं वो 7,986 है, 7986 भट्टे हैं। अब इनको जो है वो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट किया गया। अब पहले एक बात नबिया बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक मिथ थी ये वाली, वो कहते थे, भट्टे वाले कहते थे जिस भट्टे से बिल्कुल काला धुआं निकलेगा समझ लें वो भट्टा सबसे बेहतरीन है। अब ये इस चीज को समझाने में इनको बड़ा वक्त लगा कि जनाब ऐसा नहीं है, अगर काला धुआं नहीं निकलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भट्टा ठीक नहीं है। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो नई टेक्नोलॉजी है जिगजैग टेक्नोलॉजी, जिसमें आपने देखा होगा कि इसके जो धुआं जो इसकी चिमनी से निकलता है वो अब काला नहीं होता बल्कि ग्रेइश व्हाइट किस्म का होता है। वो अगर इस टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करते हैं तो जो आपकी जो क्वालिटी ऑफ द ब्रिक है वो बड़ी अच्छी होती है। तकरीबन 90% ऑफ उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, जो एज कंपैरेटिवली जो काला धुआं निकालने वाला भट्टा होता है उसके मुकाबले में वो 70% होती है। अब ये तो बड़ी चीजें थी जो इसके अंदर पार्ट था। हमें अपनी फ्यूल एफिशिएंट बायोफ्यूल्स की तरफ जाना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना पड़ेगा, हमें गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करना पड़ेगा। अब अगर हम इन चीजों की तरफ नहीं जाते हैं तो फरीद, हुकूमत संजीदा दिखाई दे रही है ये बदलती हुई तब्दीली के ऊपर? आपको ऐसा लगता है कि हुकूमत की नजर में या फोकस में भी है ये मामला? क्योंकि अगर इसके ऊपर अभी से हुकूमत संजीदा नहीं हुई है, कोई काम ना किया गया, तो आने वाले वक्त में तो हमें काफी इसके संजीदा नताइज देखने पड़ेंगे ना? नहीं नबिया, बिल्कुल गवर्नमेंट इसके ऊपर है। मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की तरफ से क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो एफर्ट्स है ना वो पूरी दुनिया में सराहा जाता है उसको, और सराहा जा भी रहा है उस चीज को। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो है, मैं आपको ये भी बताऊं कि इस वक्त जो कार्बन फुटप्रिंट है या जो क्लाइमेट चेंज आपने बात की ना, तमाम चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। मौसमियाती तब्दीली जो है, जो क्लाइमेट चेंज है, जिसमें ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना, जिसमें दर्जा हरारत का बढ़ना, उसमें है क्या? पूरी दुनिया के अंदर कहा यह जा रहा है कि आप पैदल चलने को ज्यादा फोकस करें, आप उसके ऊपर तवज्जो दें, आप जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ लेकर आए। और आप यकीन जानिए कि इस वक्त दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है। यानी 2030 के बाद से आप देखेंगी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में, आपको बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके अंदर BMW, मर्सिडीज, वो रवायती ये जो आपकी गाड़ियां, इन गाड़ियों से वो शिफ्ट करके जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर चले जाएंगे। मैं आपको एक बड़ा छोटी सी एक फिगर बता दूं, एक चीज है। आप पाकिस्तान का साथ मसला क्या है, अलमिया क्या है? यहां पे पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के लिए जो एलिमेंट्स हैं, जिसको हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं, या जो आप मौसम की जो एनवायरनमेंट में जो दर्जा हरारत बढ़ने की जो वजूहात हैं, पाकिस्तान का किरदार उसमें है ही नहीं। यानी उसमें पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज के अंदर जो कार्बन एमिटर्स हैं, टॉप 10 कंट्रीज में भी पाकिस्तान का नाम उसमें नहीं है। लेकिन मौसमियाती तब्दीली से मुतासर होने वाले ममालिक में पाकिस्तान 1 से लेकर 10 नंबर के अंदर आता है। आप अंदाजा कीजिए, यानी हमारा रोल भी कोई नहीं है।
हम उसके अंदर कोई अपना इनपुट भी नहीं दे रहे हैं। और दुनिया में नंबर 1 जो कार्बन एमिटर है, मैं आपको अगर टॉप 10 में से चंद ममालिक बता दूं, चीन 9.3 गीगाटन के साथ अव्वल नंबर के ऊपर, 9.3 गीगाटन, ये आपकी कार्बन एमिशन की जो है मैं आपको एक नंबर बता रहा हूं। अमेरिका 4.8 गीगाटन के साथ दूसरे नंबर के ऊपर है। भारत 2.2 गीगाटन के साथ तीसरे नंबर पर, फिर चलते चलते आप रूस, जापान, जर्मनी, जनूबी कोरिया, ईरान, कनाडा और सऊदी अरब आ जाते हैं। अच्छा। पाकिस्तान 20 ममालिक में भी नहीं है कार्बन एमिटर्स के अंदर, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को जो है वो इसका नुकसान और खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और यहाँ पे आपने फरीद, आपने हमारी ऑडियंस के आसानी के लिए आपने बड़ी जबरदस्त बात क्लियर कर दी कि सबसे पहले तो हमें इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें माहौलियाती आलूदगी और जो मौसमियाती तब्दीली है उसके फर्क को समझना पड़ेगा। तो ये आपने बात बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये जो ग्लोबल वार्मिंग का हम तस्करा बार बार किए जाते हैं, बार बार सुनते जाते हैं, इसके पाकिस्तान पर असरात आने वाले वक्तों में किस तरह से फरीद आप इसको एनालिसिस करेंगे इस पर? आप देख रही हैं इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग, ये कार्बन एमिशन, ये जो मैंने आपको बात की है कि ये जो 10 ममालिक मैंने आपको कंट्रीज बताई हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा रोल अपना प्ले कर रहे हैं। अब आप यहां पे देखें कि आपके रेन जो पैटर्न्स हैं वो तब्दील हो गए, आपका जो क्लाइमेट है, आपकी सर्दियां जो हैं, विंटर जो हैं वो श्रिंक कर गई हैं, आपके जो समर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, जो हीट है वो आपकी ज्यादा हो रही है। आप कराची में देखें, हर दूसरे रोज जो है वो, हर हफ्ते जो है वो हीट वेव की जो है वो वार्निंग जारी की जाती है। अब इससे मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो क्लाइमेट चेंज है ना, ये जो आपका दर्जा हरारत का बढ़ना है, इससे आपकी फसलों पे, एग्रीकल्चर पे बहुत बड़ा नुकसान पड़ेगा। इसके ऊपर आपके फ्रूट्स है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, आपके मैंगोज हैं, आपकी कपास है, आपकी दीगर जो आपकी अशियाएं, जो आपके शक्रुनोश हैं, जो आपकी इस तरह की एग्रीकल्चर रिलेटेड जो फूड जो आइटम्स हैं, उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आपके इंसानों की जिंदगी के ऊपर बड़ा फर्क पड़ेगा, आपके रहन सहन की जो अंदाज है वो बड़ा फर्क पड़ेगा। आपके जो सी लेवल्स हैं, आपके जब ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे, आप ये देखें कि हमारे पास जो ग्लेशियर का जो पानी का जो सोर्स है, जो इंडस रिवर है, जो हिमालय से होता हुआ आता है यहाँ पे, अगर ये ग्लेशियर तेजी से पिघल जाएंगे नबिया, तो आप मुझे बताइए कि पानी अगर नहीं होगा तो पीने के साफ पानी के लिए तो वैसे ही दुनिया में खतरा है कि आइंदा आने वाली जो जंग होगी वो पीने के साफ पानी के ऊपर होगी। आपके ग्लेशियर जब पिघल जाएंगे, आपका सी लेवल्स बढ़ जाएगा, आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, समंदर के अंदर रहने वाली जो आबी हयात है उसका टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो सी के अंदर रहने वाली जो अल्लाह ताला ने आपको जो नेमत दी है, जो मछलियां दी हैं आपको, वो जब मरना शुरू हो जाएंगी, तो आप सोचें कि दुनिया का साइकिल किस तरीके से डिस्टर्ब होगा। यानी ये वो क्लाइमेट चेंज, वो दहशतगर्द है, यानी वो जिसको किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, जिसको किसी भी किस्म की जो है वो इजाजत लेने की कहीं पे जरूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये कि आप ऐसे इकदाम करें। देखिए, क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीली के अंदर दो चीजें आती हैं। क्या इकदाम इसमें किए जा सकते हैं, क्या किया जा सकता है इस हवाले से? देखिए, ज्यादा से ज्यादा आपने इसके अंदर जिस तरह से हमने देखा है कि इस वक्त पाकिस्तान के इकदाम मैं आपको बता देता हूं, जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट के अंदर जो है वो शुरू हुआ क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप था ये। अगर आप इसको देखिए, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इस ग्रीन बिलियन ट्री सुनामी जो प्रोग्राम है पाकिस्तान का, दुनिया भर में इसको जो है वो सराहा जा रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा दरख्त उगाएं, इस चीज के अंदर है। फिर आप इसके अंदर जो है सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जाएं। आप अपना फॉसल फ्यूल जो है वो उसका ये जो हमारे पास पेट्रोलियम जो आपका पेट्रोल है, इसको हम इससे चलने वाली जो चीजें उसको आप कम करें। यहाँ पे हमारे पास अब इलेक्ट्रिक बाइक्स बनना शुरू हो गई हैं, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बाइक्स वाली चीजें। अब हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। हम उसके साथ साथ जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा जिधर भी आप कंक्रीट, ये जो कंक्रीट की जो तामीरात है ना, ये जो आप बड़ी बड़ी जिसे हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जिसे हम तरक्की कहते हैं, ये जो कंक्रीट है ये भी आपका दर्जा हरारत बढ़ाने में जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी जो लिविंग है, जो आपकी तरक्की याफ्ता ममालिक है, उनको आर्टिफिशियल रेन टेक्नोलॉजी या टूल्स की तरफ भी जो है वो आने वाले वक्त में थोड़ा सा जो है वो वक्त निकालना पड़ेगा या करना पड़ेगा इस हवाले से। देखें, ये तो आपने बात की ना कि वो इस टेक्नोलॉजी की तरफ आते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनको सबसे पहले ये सोचना होगा कि वो जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो दर्जा हरारत बढ़ाने में जो किरदार उनका है, उस किरदार को वो कम करें, वो अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करें, वो अपनी जो कार्बन एमिशंस है उनको कम करें, ताकि दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ने से रोका जा सके।
نبیہ کیونکہ اگر یہ نہیں روکا جا سکے گا, اگر اس کو کمی نہیں لائی جا سکے گی اس کے اندر, تو پوری دنیا کا جو بیلنس ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا. آپ کو ایسے ایسے نقصانات, آپ کی فلڈنگز ہوں گی, آپ کی ایسے ایسے فلڈز آنے شروع ہو جائیں گے جس میں آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ بالکل. اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ کسی ایک ملک کو نہیں, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر فرد کو بھگتنا پڑے گا, اور اس میں پارٹیسپیٹ نہ صرف جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ہے, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر فرد کی بھی ہے, ہر شخص کی ہے. تھینک یو سو مچ فرید, آپ نے ہمیں جوائن کیا نیو پاکستان میں ہمارے پروگرام میں, اور اتنی ڈیٹیل آپ نے گفتگو کی کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے حوالے سے. اس کے ساتھ جناب پروگرام میں بڑھیں گے ہیڈ لائن بریک کی جانب. جب ہیڈ لائن بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام میں گفتگو کو بڑھائیں گے آگے. اسٹے ود اس. نیو پاکستان, نیو پاکستان, نیو پاکستان. ویلکم بیک, السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ونس اگین ان نیو پاکستان. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ربیع الاول جناب جو ہے بہت بہت مبارک ہو آپ تمام دیکھنے والوں کو اور آقا کے چاہنے والوں کو. اور جناب برکتوں والا مہینہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے, اور اسی حوالے سے محفل میلاد اور ذکر اذکار کا سلسلہ, سیمینارز کا سلسلہ بھی اب ہم دیکھیں گے, اور اپنی دعاؤں میں آج ہمیں بھی جو ہے وہ آپ یاد رکھیے گا. اچھا جی, اسی کے اوپر بات کریں گے, اس ماہ مقدس کی جو برکتیں ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے. اسلامک اسکالر ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ربیع الاول مبارک ہو آپ کو بھی بہت بہت. مجھے اور ہماری آڈینس کو, ناظرین کو بتائے گا کہ اس ماہ مقدس کو ہم کس طرح سے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, گزار سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اور آپ کی بعثت و رسالت اس کائنات کے لیے خود اللہ رب العزت کے فرمانے کے مطابق رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آپ اس دنیا کے لیے پیغام رحمت بن کر آئے, سراپا رحمت بن کر آئے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ کے تشریف لانے سے انسانیت بے شمار قسم کی غلامی سے نجات پا کر آزادی اور حریت کی لذت پانے لگی. خواتین کو ان کی حقوق ملے, ہر انسان کو اس کی حیثیت اور فضیلت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عزت اور شان اور اس کے حقوق عطا کیے. بلا شبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا یہ آپ سے ہماری جو محبت ہے اس کا سب سے پہلا تقاضا ہے. اور یاد رکھیے آپ کے جو ہمارے اوپر بحیثیت پیغمبر اور رسول اور ہادی اور رہنما جو احسانات ہیں ان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ محبت کریں, اور اس قدر محبت کریں کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر, اپنے ماں باپ سے بڑھ کر, ساری کائنات سے بڑھ کر, حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر نبی کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اور خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ہمارے نزدیک مومن وہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جو اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جان سے زیادہ عزیز, مقدم اور محبوب سمجھتا ہے. اور یہ آپ سے سب سے پہلی آپ کی محبت کا تقاضا ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کر ہم آپ سے محبت کریں. اور یہ دوسرا تقاضا بھی جو آپ نے جس کا ذکر خیر کیا کہ ہم آپ کا ذکر کریں, آپ کی سیرت مبارکہ کو بیان کریں, آپ سے اپنی محبت کے اظہار کریں. یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں, آپ کا ذکر کرنے میں, آپ کی سیرت کو سننے اور بیان کرنے میں زندگی کی جو صبح اور شامیں کٹ جاتی ہیں وہ زندگی کا حاصل اور سرمایہ بن جاتی ہیں. جس طرح شاعر نے ایک اور سچ کہا, جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی, جب ان کا غم جگا لیا تو رات مچل مچل گئی. تو یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا. تیسرا آپ سے ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے ہم کثرت سے آپ پر درود شریف پڑھیں. بحیثیت ہادی و رہنما, بحیثیت معلم, بحیثیت مصلح کائنات, یہ آپ کا ہمارے اوپر حق ہے اور ہمارے اوپر یہ فرض ہے ہم کثرت سے آپ کی ذات مبارکہ کے اوپر درود شریف بھیجیں. اللہم صلی علی محمد. خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور آپ سے محبت کا چوتھا تقاضا یہ ہے ہم آپ کی اتباع کریں, ہم آپ کی اطاعت کریں, ہم آپ کی لائی شریعت پر یقین کامل جس کو ہم ایمان
कहते हैं पूरे दिल की सच्चाई और सदाकत और पूरे दिल की रजामंदी के साथ हम ईमान लाकर उस पर अमल पैरा होना अपने लिए फलाह, कामयाबी और कामरानी समझे। खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। हजरत इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लौ कान हुब्बुका सादिकन लअतातहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। महबूब से सच्ची मोहब्बत यही होती है कि मुहिब उसकी इत्तिबा करे, उसके नक्शे कदम पर चले। हमारे दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत है, उसका ये तकाजा है। सिर्फ रबीउल अव्वल नहीं, हम पूरे 12 माह पूरी जिंदगी सुबह शाम हम नबी पाक सल्लम की हम इताअत करें, हम आपके अहकामात पर सर तस्लीम खम करें। जिस तरह शायर ने हज़रत इमाम अब्दुल्लाह मुबारक के शेर का तर्जमा उर्दू में किया कि मुसव्विर खींच वो नक्शा जिसमें ये सिफाई हो, उधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है ये तरीके आशिकी, चाहिए इसमें बेखुदी, इसमें चुनी चुना कहाँ, इसमें अगर मगर कहा। अगर बख्शे तो जहे किस्मत, न बख्शे तो शिकायत क्या। सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। हम जिंदगी भर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। आपने नमाज पढ़ के फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मैंने नमाज पढ़ी। आपने हज्जे बैतुल्लाह करके फरमाया खुजू अन्नी मनासिककुम, हज्जे बैतुल्लाह का तरीका मुझसे सीखो। तो यकीनन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हैं उसी का नाम दीन है। खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं मा आताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो मेरे महबूब तुम्हें अता कर दे उसे दीन समझो, उसे शरीयत समझो, उसे मजबूती से थाम लो, और जिससे आप मना कर दे उससे बाज आ जाओ। और पांचवा आपसे मोहब्बत का तकाजा ये है, आपके अहले बैत अतहार और आपके सहाबा किराम, हमें उनके साथ सच्ची मोहब्बत हो। छठा आपकी मोहब्बत का तकाजा ये है, आपके हरमैन शरीफैन, आपके शहर मक्का मुअज़्ज़मा मदीना मुनव्वरा के साथ हमें सच्ची मोहब्बत हो। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह खुद खालिक और मालिक होकर ये ऐलान फरमा रहे कि ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद, मुझे सरजमीन मक्का की कसम है। और किस लिए कसम है, वजह क्या है, वो वजह अल्लाह ताला ये खुद बयान कर रहे हैं कि वह अंत हिल्लुम बिहाज़िल बलद, मेरे महबूब आप इस शहर के रहने वाले। इसकी निस्बत आपकी ज़ात गिरामी के साथ है। और इसी तरह सातवां आपसे मोहब्बत का तकाजा ये है कि आपके बारे में अगर कोई बदतमीजी की जाए हम उस बदतमीजी का जवाब दें, इल्म के साथ, दानश्वरी के साथ, दलाइल के साथ, बसीरत के साथ। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती अहसन। अगर हमें किसी गैर के साथ मुजादला करना पड़े, मुबाहसा करना पड़े, मुनाजरा करना पड़े, टेबल टॉक करना पड़े, उसमें इंतहा दर्जे की फरासत और हुस्न और खूबसूरती होनी चाहिए, दलाइल और अच्छे अल्फाज होने चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिफा करना, आपके बारे में इज्जत और हुर्मत और नामूस के तकाजों को बजा लाना, ये हमारा ईमानी फर्ज है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, उसके साथ जो मोहब्बत का तकाजा ये है, हम आपके औसाफ जलीला, आपकी नऊत रसिया, जो आपके कमालात हैं, हमें बहसीयत मुसलमान उनकी सही पहचान हो, हमें उनकी सही मार्फत हो। और इसी तरह आपसे मोहब्बत का यह तकाजा है, आप जो निज़ाम जिंदगी लेकर आए, आप जो पैगाम हयात लेकर आए, हम उस पैगाम हयात को समझें, हम आपके लाए निज़ाम जिंदगी को समझें कि जिसमें हकूकुल्लाह भी हैं, हकूकुल इबाद भी हैं, वालिदैन की हकूक हैं, पड़ोसियों के हकूक हैं, अजीज अकारब की हकूक हैं, हमारे महल्लेदार, हमारे जो मुसलमान बहन भाई, उनके हकूक हैं। हत्ता कि जो गैर मुस्लिम हमारी रियासत में, हमारी सोसाइटीज के अंदर रहते हैं, उनके भी हमारे ऊपर हकूक हैं। उनके साथ नरमी करना, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, अच्छा सलूक करना, ये हमारे फराइज में शामिल है। इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रियासत मदीना के नाम से जो दुनिया के सामने एक मॉडल, एक निज़ाम, एक इंसानी मुआशरा पेश किया था, उस तरह का निज़ाम पैदा करना, उस तरह का निज़ाम बर्पा करना, ये हमारे फराइज में शामिल है, आपसे मोहब्बत में शामिल है। इसी तरह मैं इस मौके पर यह बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ, माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से वैसे तो हमारा बैसियत मुसलमान खुशी का हाल ये है कि हम ये ऐलान करते हैं कि हर रोज रोज ईद है, हर शब शबे बारात,
جب سے انسانیت نے مصطفیٰ کو پا لیا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کی تشریف آوری کے بعد اللہ نے انسانوں کو اتنی خوشی عطا کی ہے کہ ہمارا تو ہر دن عید کا دن بن چکا ہے. لیکن ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، آج ہمارے تمام اکابر فکر کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ بعض ایسے ہم امور سر انجام دیتے ہیں کہ یقیناً جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم راضی نہیں کر رہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہیں. ہمیں اس موقع پر مخلوط مجالس سے اجتناب کرنا ہوگا. ہمیں اس موقع پر اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنی محبت کو کا اظہار کرنا ہوگا، اور ہر اس چیز سے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا کہ جس کی علماء اجازت نہیں دیتے، دین اجازت نہیں دیتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، خلفائے راشدین کا طرز عمل، اولیاء کرام اہل اللہ ان کا جو طرز عمل ہے ہمیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتا. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کے طرز عمل کو اپنانا ہوگا. آپ نے جو رستہ دکھایا اپنی امت کو اس کو اپنانا ہوگا، آپ کی جو اخلاقیات ہیں ان کو اپنانا ہوگا. اور کیوں نہ اپنائیں، کیوں نہ آپ کا ذکر اذکار کریں. وجہ کائنات آپ ہیں اور محبوب خدا آپ ہیں. اس کے ساتھ ہی جناب بڑھیں گے بریک کی جانب، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام میں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ساتھ رہیے گا. Dear Pakistan, dear Pakistan. ویلکم بیک جناب. پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہماری زندگیوں کا جو طرز زندگی ہے یا جو ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ کچھ اس طرح سے ہو چکا ہے کہ ہر انسان ہی ذہنی انتشار اور دباؤ کا شکار دکھائی دیتا ہے. سٹریس، انزائٹی، ڈپریشن، مختلف نام ہیں مختلف بیماریوں کو لے کر جو ذہنی دباؤ کو بڑھاتے ہیں، اور ہم اپنے روزمرہ زندگی کے ساتھ اسی دباؤ کو، ذہنی دباؤ کو مینج کرتے ہوئے اپنی زندگی کے ساتھ کوپ اپ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے ہماری مینٹل ہیلتھ پر، ہماری فزیکل ہیلتھ پر. اس حوالے سے بات کریں گے. ڈاکٹر عائشہ راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر نفسیات. ان سے ہم بات کریں گے مینٹل ہیلتھ پر. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اگر ہم آسان لفظوں میں بات کریں تو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے اس میں سٹریس، انزائٹی، ڈپریشن ہونا کامن ہے؟ دیکھیں، بڑا یہ مس کانسیپٹ سا ہے کہ مینٹل ہیلتھ اور اسٹریس کو ہم ملاتے ہیں. مینٹل ہیلتھ ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے. مطلب جیسے اسٹریس وغیرہ، مینٹل ہیلتھ کا مراد یہ کہ آپ اس طرح کے پروڈکٹیو ہوں کہ اپنی ایوری ڈے کے جو لائف اسٹریسز ہیں، جیسے کام پہ آنا ہے، ایک بچہ اسے اسکول کا کام کرنا ہے، کسی نے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے اسے یونیورسٹی جانا ہے. ہم لوگ ہیں جب اپنی جاب کی جو اسٹریس سچویشنز ہیں ہم ان کو برداشت کر سکیں، ان کو نہ صرف برداشت کر سکیں بلکہ ایک پروڈکٹیوٹی شو کر سکیں. تو مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ ذہنی طور پہ اتنے مضبوط ہیں کہ آپ جو ایوری ڈے ایک انسان مسلسل سٹریس میں ہے، آفس جا رہا ہے سٹریس ہے، کام پہ جا رہا ہے سٹریس ہے، بیوی کی سٹریس ہے یا شوہر کی سٹریس ہے یا ساس کی سٹریس ہے یا خرچے کی سٹریس ہے یا دفتری کام کی سٹریس ہے یا کاروبار کی سٹریس ہے، اور وہ اس کو نہیں کر رہا، ڈیل نہیں کر رہا، یا ہی از ناٹ ٹیکنگ اٹ سیریسلی، تو کیا یہ آگے جا کے نقصان پہنچا سکتی ہے اسٹریس جو مسلسل آپ دباؤ کا شکار ہوتے ہیں؟ بالکل بالکل یہ بات صحیح ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ ہم بلکہ کہتے ہیں کہ جو آن گوئنگ اسٹریسرز ہوتے ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ایک ہوتا ہے نا ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ اسٹریس ہے، جیسے کسی کی ڈیتھ آپ کو فیس کرنی پڑ گئی، لیکن ایک ہے آن گوئنگ اسٹریس. یہ جو آپ نے جتنی باتیں کی ہیں یہ ساری آن گوئنگ اسٹریسرز ہیں جو کہ روز کے روز آپ کے ڈیلی لائف پہ چل رہے ہیں. اگر آپ ان کو ڈیل نہیں کر رہے تو یقیناً آپ جو ہے ایک ٹائم آئے گا کہ آپ جو ہے وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی پہ افیکٹ ہوگا، آپ کو کوئی جسمانی علامتیں آنا شروع ہو جائیں گی، کبھی یعنی کہ سر درد رہ جائے گا، نیند خراب ہو گئی، مسل ٹینشن شروع ہو گئی. اگر آپ اسٹریس کا شکار ہیں تو سب سے پہلے آپ کی جو فزیکل چینجز ہیں کیا وہ بھی آتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر کوئی مینٹل پرابلم ہے یا کوئی اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ سے متعلق کوئی مسئلہ اگر سامنے آ رہا ہے تو اس میں ہماری فزیکل چینجز نہیں آئیں گے. نہیں، یہ بڑا ایک مس کانسیپٹ ہے. دیکھیں جو مائنڈ باڈی ہے یہ ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا جسم سکون کی حالت میں نہیں ہے تو آپ ذہنی طور پہ صحیح رہیں، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ذہنی طور پہ صحیح نہیں ہے تو آپ کا جسم صحیح رہے. یہ چیزیں انٹرریلیٹڈ. آپ نے بڑا کامنلی آبزرو کیا ہوگا، لوگ آپ کے پاس بڑے آتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں مجھے اتنی ٹینشن ملی، مجھے تو نیند ہی نہیں آئی. تو آپ دیکھیں نا، آپ کی کہنے کو ایک اسٹریس ہے اور اس نے لیکن آپ کا ایک بایولوجیکل ریدم خراب کر دیا. بڑے لوگ آئیں گے وہ کہیں گے ہمارے اسٹریس میں سر درد شروع ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ آپ جیسے کئی بچیاں جیسے اکثر ہمارے گھروں میں ہماری مدرز بڑی شکایت کرتی ہیں، کہتی ہیں تم نے مجھے اتنی ٹینشن دے دی، میرے تو پٹھے ہی کھنچ گئے، چلو میرے کندھے دباؤ، یہ کرو. دیکھا آپ نے نیک پینس، شولڈر پینس، ساری اس میں کھچاؤ آ جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ کہنے کو وہ ایک اسٹریس ہے لیکن دیٹ از کازنگ اے فزیکل سمپٹم. اکثر لوگوں کے آپ دیکھیں اسٹمک اپسیٹ ہو جاتے ہیں،
ठीक है। कई लोगों को आप लोगों को खुद एक्सपीरियंस हुआ होगा, बहुत बच्चों को जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एन एग्ज़ाम से पहले उनका गला सूखना शुरू हो जाता है, उनका यूरिन बार बार आना शुरू होता है, बार बार वॉशरूम के चक्कर लगाते हैं, एग्ज़ाम के दिनों में पेट खराब हो जाता है। तो स्ट्रेस जो है वो फिजिकल सिम्टम्स देता है। सेम इसी तरह अगर आपको कोई फिजिकल कंडीशंस हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि आप पीसफुल माइंड के साथ रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जब उनको पता लगता है कि उनको कोई फिजिकल इलनेस शुरू हो गई है तो वो मेंटली तौर पर स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं और एंजाइटी का शिकार हो अच्छा जाते हैं। डॉक्टर साहब, हमने एक बात बड़ी कॉमन सुनी है, अब आप इसको जो है वो डिटेल में बताएंगी कि जब किसी की जहनी हालत दुरुस्त ना हो तो हमारे जिस तरह से आपने अभी फरमाया कि जो जिस्म है उसमें भी इंडिकेशंस देना, आपकी बॉडी भी इंडिकेशन देना स्टार्ट कर देती है, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि जो इंसानी जो स्टमक है वो भी सबसे पहले मुतासर होता है? सबसे पहले तो नहीं हम कह सकते, लेकिन वो भी मुतासर होता है। हर एक का डिफरेंट सेट है। किसी को देखें जब भी स्ट्रेस होगी उसको सरदर्द ही होगा। हर बंदे का एंजाइटी का एक अपना है फिजिकल अलामत है। किसी की नींद उड़ जाती है, किसी का सर दर्द होता है, किसी का मैदा हो जाता है। लेकिन हम ये कहें कि हर दफ़ा से मैदे खराब होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छा, हाँ, लेकिन अक्सर नींद आना, भूख ना लगना, ये भी मेजर हाँ, नींद तो आप देखें ना, स्ट्रेस में सबसे पहले बड़ा कॉमनली है कि नींद आपकी खराब हो जाती है। डेली जो रोज़मर्रा की स्ट्रेस है, हम उसकी डिटेल बड़ी बीमारी में नहीं जाते हैं, डिप्रेशन की बात नहीं करते, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्ट्रेस मैनेजमेंट देखें, एक बहुत आम से तरीके बातें हैं जिनसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, किसी भी चीज़ के बारे में जब तक आप अपनी सोच का जाविया नहीं बदलेंगे आप स्ट्रेस फ्री नहीं रह सकते। बात वही है, मसलन एक आप ऑफिस में काम करेंगे, आपका बॉस आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, अगर आपका ये थिंकिंग प्रोसेस ये है कि ये तो मुझे नीचा दिखाना चाहता है, तो जाहिर बात है इस थिंकिंग प्रोसेस के नतीजे में आप स्ट्रेस्ड आउट ही होंगे। लेकिन अगर आप अपना थिंकिंग प्रोसेस के बारे में रखते हैं कि शायद ये मुझे और मज़ीद बेहतर करना चाहता है, या मैं अपने काम पे देखूँ कि इसने जो क्रिटिसाइज़ किया है इसने मुझे बेहतरी के लिए किया है, तो सिंपल एक देखें थिंकिंग प्रोसेस चेंज करने से वही बात वही है, सिर्फ आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज होने से अब आप स्ट्रेस फ्री हैं। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं लोगों को आज के दिन पे खासतौर पे मेंटल हेल्थ डे के हवाले से हम ये बात कर रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ हासिल देखें, इलनेस एक डिफरेंट चीज़ है और मेंटल हेल्थ एक डिफरेंट चीज़ है। मेंटल हेल्थ होने के लिए ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग लें, क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव वे में बर्दाश्त करें, सबसे पहली बात। और दूसरी है कि हर शख्स को अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पसंद है। जैसे मैं अगर आपको अपनी मिसाल दूँ कि मुझे नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है, ठीक है, आजकल के बच्चों को सीजन्स देखना बड़ा पसंद है, कईयों को अपने अच्छे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना पसंद। तो ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद हैं, कोशिश करके अगर रोज़ाना नहीं तो वीकली बेसिस पे कम से कम 1 घंटा अपनी पसंद की कोई काम ज़रूर करें। उससे आप रिलैक्स रहते हैं, आपका एंजाइटी लेवल कम होता है। ऐसे लोगों को मिले जो पॉजिटिव हैं, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो डेली या रोज़मर्रा की जो स्ट्रेस या एंजाइटी होती है दैट इवेंचुअली लीड्स यू टू द डिप्रेशन, तो उसके सिम्टम्स क्या मेजर सिम्टम्स होते हैं, या उसको कैसे जो है वो समझा जा सकता है? आपकी फैमिली मेम्बर्स कैसे समझ सकते हैं कि ये शख्स जो है ये सुए डिप्रेशन का शिकार हो रहा है? क्योंकि वो एक अचानक ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक वन फाइन मॉर्निंग आप सुबह उठे और आपको डिप्रेशन हो गया, ऐसा तो नहीं है। हाँ, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स चलते आ रहे होते हैं, फैक्टर्स यकीनन चलते आ रहे होते हैं। और देखें कि इससे भी पहले आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं एक सादी सी बात करूँ कि देखें, स्ट्रेस थोड़ी बहुत लाइफ में होनी ज़रूरी है, उसको हम यू स्ट्रेस कहते हैं। यू स्ट्रेस एक ऐसी स्ट्रेस है जो हमें ड्राइव करती है अपने गोल्स की तरफ। मुझे आज स्ट्रेस है कि मैंने आपके प्रोग्राम में आना है, तो मैं उठी हूँ, टाइम पे आने की कोशिश की। अगर मुझे इतनी सी भी स्ट्रेस ना हो तो मैं तो और आधा घंटा लेट आऊँ ना, ठीक है। तो यू स्ट्रेस, लेकिन अगर स्ट्रेस मुझे इतनी ख़राब कर रही है कि अब मेरा मूड लो रहना शुरू हो गया है, मुझे किसी बात में मज़ा नहीं आ रहा, सैडनेस में हर वक्त फील करती रहती हूँ। मेरे फ्रेंड्स भी आते हैं, कहते हैं आओ चले हैंग आउट करके आते हैं, या कहीं पार्टी में जाते हैं, मैं कहती हूँ नहीं मैंने नहीं जाना, मैं उनके फ़ोन्स नहीं पिक कर रही, तो अब ये जो है आई एम गोइंग टुवर्ड्स अ डिप्रेशन, ठीक है। अब मेरा जो मैं बड़ी एक्टिव थी कि मैं प्रोग्राम्स भी कर रही हूँ, मैं अपना मैं बाकी काम भी कर रही हूँ, अपना घर भी मैनेज कर रही हूँ, बच्चे भी देख रही हूँ। एज ए वूमेन अगर हम बात करें, या एज ए मेल भी बात करें कि मैं बहुत प्रोएक्टिव किस्म का वो शख्स है, लेकिन अब वो सारा काम छोड़ के वो बस एक सोफे पे बैठ गया और सारा टाइम उसने जो है वो किसी से मिलजुल भी नहीं रहा, तो इट्स मीन नाउ ही इज गोइंग टुवर्ड्स द डिप्रेशन। डॉक्टर आयशा, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम के इस हिस्से में, और आपने मेंटल इलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से आपने गुफ्तगू की और कुछ बहुत अच्छी टिप्स भी आपने दी। आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, और जनाब ब्रेक पर चलते हैं, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। रूह अफ़ज़ा के किचन में अनम शेख इज़ विद मी। अनम, क्या बन रहा है? आज हम बनाने जा रहे हैं रूह अफ़ज़ा दूध वाली बेसिकली सवैयाँ बनाएंगे। अच्छा। तो थोड़ा सा ट्विस्ट है इसके अंदर, क्योंकि हम इसमें रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे, इसमें नट्स जाएंगे, इसमें सवैयाँ जाएंगी। ठीक है, दूध को बॉईल जी बिल्कुल, दूध को बॉईल किया है मैंने। तकरीबन 1 लीटर दूध है, कोई भी टेट्रा पैक का आप जो मिल्क है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 ग्लास के करीब पानी भी ऐड किया है। अच्छा, पानी ऐड करने की रीज़न? पानी ऐड करने से ये होता है कि थोड़ा सा ज़रा दूध की जो थिकनेस होती है वो रिड्यूस हो जाती है और दूध जो है नीचे लगना नहीं स्टार्ट होता। तो ये एक थोड़ा सा एक टिप एंड ट्रिक है। अदर देन अगर आप फ्रेश मिल्क यूज़ करें तो फिर आपको ये ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है कि दूध बॉईल करना है, उसमें शुगर ऐड करनी है। शुगर ऐड करने के बाद इसमें आपने सवैयाँ जो है वो ऐड कर देनी है। सवैयाँ जैसे ही इसके अंदर ऐड हो जाएंगी फिर हम उसको कुक करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ठीक है। तो 10 से 15 मिनट जब कुक करेंगे तो मीनवाइल हमारी सवैयाँ भी इसमें कुक हो जाएंगी। ठीक है। और फिर एंड में जो है सबसे मज़ेदार जो चीज़ इसमें जाएगी वो जाएगा इसमें खोया। आंच हम तेज रखेंगे? जी बिल्कुल, फ्लेम तेज कर लें आप इसकी। फ्लेम तेज कर लेते हैं। वैसे हमारे दूध को जो है वो बॉयल फर्स्ट आ चुका हुआ है। जी बिल्कुल। अब अच्छा, ये तकरीबन 1 पैकेट सवैयाँ हैं। ये पतली वाली जो होती हैं वो है, अगर आप चाहें तो इसमें और थिक वाली भी यूज हाँ मोटी वाली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको ये करना है कि आपने उसको अलग से बॉईल करके इसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि उसका कुकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली इससे। ठीक है। ये 1 पैकेट जो सवैयाँ हैं ये इसमें चली जाएंगी। ईद की याद आ गई। ईद की याद आ गई ना। अच्छा जी, साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा 1/3 टीस्पून के करीब हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे, क्योंकि स्मेल के लिए और उसके अरोमा के लिए। बिल्कुल। सिर्फ मतलब 1/3 टीस्पून डालेंगे। अगर आपको उससे भी कम है पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तकरीबन ये जो पतली वाली सवैयाँ हैं ये कितना लेती हैं कुक टाइम? कुकिंग टाइम इनका तो हार्डली 5 to 6 मिनट्स में जो है ये जो कुक हो जाती हैं बहुत अच्छी तरीके से। अगर आप चाहें तो ये सब कुछ इकट्ठा भी कर सकते हैं, मतलब दूध जब बॉयल हो रहा है उसी वक्त ही आप सवैयाँ भी ऐड करते हैं, वो भी आपकी चॉइस तो वो भी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। ठीक है। उसके बाद मैं अब इसके अंदर ऐड करूंगी तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून के करीब क्रीम कर रहे हैं जी। ओके। अच्छा, आप चीनी की जगह जो है कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। मैंने रेशो जो है शुगर की बहुत कम रखी है, क्योंकि इसके अंदर रूह अफ़ज़ा भी जाना है। तो आपको पता है कि रूह अफ़ज़ा जो है वो भी मीठा होता है, तो इसलिए ज़रा शुगर की क्वांटिटी जो है बैलेंस करके आपने रखनी। 1 से 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ क्रीम जो है ना वो अनम का फेवरेट आइटम है। अच्छा, ये कुछ ऐसी हम कुछ इत्तेफाक ऐसा हो रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें बना रहे जो कि नहीं बन पा रही क्रीम के बगैर, बट ये दूध वाली सवैयाँ हो गई, शाही टुकड़े हो गए, और नवाबी आपको याद है हमने सवैयाँ रेडी की थी, तो उसमें ये क्रीम जो है इसका बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक रोल है। तो अब ये जैसे देखें इसमें बॉइलिंग आना स्टार्ट हो गई है और अब ये सवैयाँ जो है वो भी हमारी पकनी स्टार्ट हो गई। तो इसमें क्या करेंगे कि अब मैं थोड़ा सा जो है ना रूह अफ़ज़ा ऐड करूँगी, सिर्फ 2 से 3। इसको हमने थिक रखना है, थोड़ा सा लिक्विड ही रखेंगे, ज़्यादा थिक नहीं करेंगे। तो ये 1 से 2 टेबलस्पून जो है रूह अफ़ज़ा इसमें चला गया। अच्छा, रूह अफ़ज़ा से ये होगा कलर भी बहुत अच्छा आएगा। हाँ जी, और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी बिल्कुल। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो खोया। वाह, बिल्कुल ठीक है। तो ये खोया चला गया है इसके अंदर, और खोए को हम पूरा मेल्ट करेंगे प्रॉपर, जिस प्रॉपर। हाँ, चांस में तो नहीं रखेंगे नहीं, ना प्रॉपर मेल्ट इसके थोड़ा सा पहले ही खोया हम इसमें ऐड करेंगे। बिल्कुल। हाँ जी। ओके। तो ये अच्छा, सारा तकरीबन 1 कप के करीब खोया हमने इसके अंदर ऐड किया है, मतलब कि ये आधा पाव से भी कम होगा। अच्छा, हिलाना है जी बिल्कुल, हिलाना है बस। एक इसको जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। सिंपल सी आसान सी रेसिपी है, बहुत आसान सी, बिल्कुल भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसको बनाने में कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं तो ये आपके लिए बड़ी ही क्विक रेसिपी है। और अगर आप मतलब मुझे पर्सनली ये गरम पसंद है, अगर आप चाहे तो इसको ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन जब आपने ठंडा, अगर मेहमान बताए बगैर आ गए तो गरम सर्व कर दियो, अगर बता कर आ रहे हैं बिल्कुल सही। अच्छा, और जब आपने इसको मतलब ठंडा करना है तो थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए मिल्क की। अगर आप बिल्कुल इसको ड्राई कर लेंगे तो वो बिल्कुल ही एक सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगी सवैयाँ। तो जैसे इसको एक बॉयल आता है तो हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और फिर इसको सर्व करेंगे। ऊपर से हमने इसमें भी ऐड नहीं किया, हम ऊपर से कर देंगे जी। ये नट्स की भी आपको पता है एक स्टोरी है। अनम, लास्ट मिनट है हमारे पास, तो हम इसको बॉयल भी तकरीबन आ चुका है आ गया। तो अभी जो है इसको आप यहाँ पे आ जाए ताकि हम इसको सर्व कर दें। तो अब इसको मैं नट्स ले लेती हूँ यहाँ से ताकि सर्विंग के लिए सिंपल डिश आउट कर लेते हैं। इसको करेंगे डिश आउट। आपने इसको कितना थिक रखना है, कितना पतला रखना है, वो टोटली आपकी चॉइस है। आपकी चॉइस है।
अच्छा मैं हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करके बिल्कुल। अच्छा, फिर जब थोड़ा ये सा- ठंडा होगा तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली जो है दूध वो रिड्यूस होगा। ठीक है। ठीक है, अगर आप इसको बिल्कुल ही गाढ़े फॉर्म में डालेंगे तो क्या होगा कि सेवइयां बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेंगी और मिल्क का एलिमेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं ठीक मिलेगा। अनम, हमारा टाइम प्रोग्राम का जो है यहाँ पे खत्म हो रहा है जनाब। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीकेंड पे खूब इंजॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह मंडे को होगी आपसे मुलाकात, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।